हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में ईवीएस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट लैंड दैट इंडिया शुड आइडियली हैव। यानी भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए। 15%, 50%, 44% एंड 33%। तो ऑप्शंस जो डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि आइडियली कितना होना चाहिए, आदर्श रूप से 33%, यानी 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर। ठीक है। और ये जो भी जितने भी क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपेक्टेड है, यानी कि आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। यानी वायुमंडल की इनमें से कौन सी परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या नन ऑफ दिस। यानी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर यानी सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। और हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा है कि सबसे फर्स्ट जो हमारा लेयर होता है ये मान के चलिए हमारा अर्थ सरफेस है, यानी कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है। अब ये हमारा पृथ्वी हो गया जहाँ पे हम हैं, और इसके ऊपर में हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी हमारा वायुमंडल है। तो ये फर्स्ट जो इसका लेयर होगा वायुमंडल का वो हमारा ट्रोपोस्फेयर है, मतलब क्षोभ मंडल। फिर इसके ऊपर जो होगा ये है स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल। फिर इसके ऊपर जो होगा वो है मेसोस्फेयर, यानी मध्य मंडल। फिर इसके ऊपर जो है वह है आयनोस्फेयर, यानी आयन मंडल। फिर उसी आयन मंडल के अंदर ही थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है। फिर बाह्य मंडल यानी एग्जोस्फेयर होगा। तो इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा था कि वायुमंडल में इनमें कौन सी परत ओजोन परत से बनी है, यानी ओजोन लेयर से बना है, और जो पराबैंगनी प्रकाश को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है, मतलब यानी एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमारा होगा, यानी कि ये जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है। और स्ट्रेटोस्फेयर ये वाला पार्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर का। और यहाँ पे ओजोन, ठीक है, यानी O3 का जो थिकनेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और कितना से कितना के बीच, 20 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच ओजोन का थिकनेस सबसे ज़्यादा हाई होगा। अब ऑप्शंस में अगर आप 20 to 40 भी रहेगा तो आपको 20 to 40 को टिक लगाना है। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस को देखकर आपको समझना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट का कुल संख्या भी कितना है। तो ये इसको आपको याद रखना है कि टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितना है, 36, यानी कि 36। फिर है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 R's प्रिंसिपल। यानी 3 R's हमने वेस्ट मैनेजमेंट में पढ़ा था। तो वेस्ट मैनेजमेंट में 3 R जो है वो किस सिद्धांत का सही क्रम क्या है। ठीक है। तो इसका सही क्रम क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी कि कम करना, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। अगर हम जहां से वेस्ट का इमिशंस का सोर्स है, यानी जहां से वो निकल रहा है, तो वेस्ट को अगर हम कम निकालेंगे या कम जहां पे कर देंगे जहां से वो निकलता है, तो ये हमारा सबसे फर्स्ट हमारा स्टेज होता है। ठीक है, वेस्ट को कम करना। फिर क्या, हम उसको रीयूज, अगर वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, हम उसको कम नहीं कर पा रहे, फिर हम उसको देखेंगे कि उनमें से कौन सा मटेरियल है, यानी कौन सा पदार्थ है या क्या है, कौन कौन सा आइटम्स है जिसे हम रीयूज में ला सकते हैं, यानी पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो ये भी हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा सेकंड टेक्निक हो गया। ठीक है। फिर थर्ड में हम देखेंगे कि अगर वो यूज में आ रहा है तो हम उस कितने सारे वस्तुएं हैं जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी जिसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो ये हमारा 3 R प्रिंसिपल है वेस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, यानी अपशिष्ट प्रबंधन का या कचरा प्रबंधन का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त में सभी। यानी कि
ओशियन करेंट्स, ओशियन एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है, बायोमास एनर्जी होती है। तो ये सारे एनर्जी है, यानी महासागरीय धाराएं, सौर ऊर्जा, बायोमास, ये सभी क्या है, नवीकरणीय है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब हमने पढ़ा भी है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। तो अगर किसी को कुछ भी इस टॉपिक में दिक्कत हो तो हमारे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। यानी फोटोकेमिकल स्मोक जो है, यानी प्रकाश रासायनिक स्मोक जो है, उसमें से इसमें से कौन सा गैस है जो उसका हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसपीएम, यानी फोटोकेमिकल स्मोक में ये तीनों आपको मिलेगा, पैन भी, ओजोन भी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी। लेकिन एसपीएम उसमें नहीं होता है, यानी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है। अब सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलेट मैटर है। अब पर्टिकुलेट मैटर भी हमने पढ़ा है कि पर्टिकुलेट मैटर दो होता है, एक PM10, एक PM2.5। एक को बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर 10 और एक को हम कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5। अब इसमें जो है सबसे हार्मफुल कौन होगा, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। क्यों होगा, क्योंकि ये साइज में छोटा है, 2.5 है, तो इससे ये हमारे बॉडी के अंदर आराम से एंटर कर सकता है। ठीक है। और ये हमारे जो लंग्स है वो उसको डैमेज कर सकता है। ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल सारा कुछ को पढ़ना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफेयर। नहीं, एटमोसफेयर में कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसमें होगा वाटर वेपर। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सॉरी, इसमें वाटर वेपर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वाटर वेपर। इसमें गलती से कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वाटर वेपर होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ये वाटर वेपर क्यों हुआ। क्योंकि वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प इसलिए हुआ क्योंकि जलवाष्प जो है वो हमेशा तुरंत बनता है, तुरंत टूटता है, यानी कि ये फोटो डिसोसिएट भी होता है और फोटो एसोसिएट भी होता है। और ये वायुमंडल में सबसे ज्यादा वेरिएबल गैस है। वेरिएबल मतलब कि चेंज होने वाला, जो कि एक जैसा नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है। और ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं या और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस है, उसको ट्रैप भी करता है ये। ठीक है। और हेल्प करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है, कौन सी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, तो आपको जलवाष्प टिक लगाना है। और अगर जलवाष्प की जगह पे या वाटर पेपर की जगह पे अगर H2O लिखा होगा तो आपको H2O टिक लगाना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिटवीन व्हाट एल्टीट्यूड्स इज द ओजोन लेयर फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन। यानी ओजोन परत की ऊंचाई के बीच सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्या होगा, 20 से 40 किलोमीटर, यानी 20 से 40 किलोमीटर के बीच में होगा। ठीक है। अब ये 20 से अगर 50 किलोमीटर भी रहा तो भी आप टिक लगाएंगे, यानी आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूवी रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सनबर्न एंड स्किन कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें धूप से होने वाले जलन और त्वचा के कैंसर का कारण बनती है। तो ये होगा यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है। और हम जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो है वो तीन तरह का होता है, यूवी ए, बी, सी। तो सबसे जो सबसे हार्मफुल है यानी डेंजरस है वो यूवी सी है, जो कि ओजोन लेयर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे अर्थ सरफेस में नहीं पहुंच पाता है। सबसे ज्यादा हमारे पास अर्थ सरफेस में कौन पहुंचता है, यूवीए। ठीक है। यूवीए जो है वो लगभग 90% हमारे अर्थ सरफेस में आता है। ठीक है। और यूवीबी जो है वो लगभग 10% हमारे अर्थ सरफेस में आता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन होगा, बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ब्लड हीमोग्लोबिन। ठीक है। यानी इनमें से कौन सा गैस जो है, ठीक है, जो कि हीमोग्लोबिन में हमारे सबसे अधिक आत्मीयता होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन में घुलने का, यानी कि उसमें मिलने का बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है। तो इसमें होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है क्या है, 300 टाइम्स मोर हार्मफुल देन CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये पॉइजनस है बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सबसे ज्यादा एफिनिटी है, ठीक है, हाईएस्ट एफिनिटी होता है उसके साथ घुलने का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीएच लेवल ऑफ एसिड रेन इज टिपिकली, जो एसिड रेन यानी अम्ल वर्षा होता है उसका सामान्यतः पीएच कितना होता है, तो वो 5.6 से बिलो यानी कि नीचे या कम, यानी 5.6 से कम होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर डिस्पोजल इज नोन एज, यानी कि अपशिष्ट को निपटान हेतु विभिन्न श्रेणियों में अलग करने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ नाम में ही लगा हुआ पृथक्करण, पृथक्करण मतलब कि अलग करना, या फिर उसको इंग्लिश में हम कहते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा ये सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट में हमारा क्या हुआ कि कलेक्शन किए, हम डोर टू डोर जाके कलेक्शन किए, या जहां से हमको वेस्ट उठाना कलेक्ट कर लिए, फिर उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, सेग्रीगेट मतलब अलग करते हैं उसको। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो होपफुली ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।